जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है अपने प्यारे चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेस में। मैं अंशु आज वो पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एक चैप्टर समांतर श्रेणी। ये जो भी चैप्टर है ये बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में ये कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। तो जो भी हमारा समांतर श्रेणी है इसकी खोज या फिर इसके पिता की बात करें यानी फादर ऑफ स्पीच की बात करें तो वो कौन है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस है। ये मैथमेटिशियन भी है और साथ में एक भौतिक विज्ञान के ज्ञाता भी है। ठीक साथियों, आइए हम लोग समझते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है। पहले तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सीरीज है, जैसे मान ले 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अगर मान लीजिए बढ़ती चली जाए सीरीज, अगर इस सीरीज में देखें तो इस सीरीज में अगर देखें तो यानी हर एक क्रम में एक ऐड होकर एक टर्म मिल रहा है। यानी कि अगर इन दोनों टर्म के बीच का गैप देखें तो वो गैप क्या है? एक है। और इन दोनों टर्म के बीच का गैप देखें कितना है? एक है। तो यानी कि हर एक टर्म के बीच का गैप ठीक समान मिल रहा है। तो यानी ऐसी सीरीज या फिर ऐसी श्रेणी ठीक जिसके बीच के पदों में गैपिंग समान हो, उस सीरीज को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? समांतर श्रेणी। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, आइए समझते हैं हम लोग एक सीढ़ी के माध्यम से। देखिए आपको यहाँ पर एक दिख रही होगी सीढ़ी। देखो अब यहाँ पे सीढ़ी अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर क्या बने होते हैं? डारे। ठीक, डारे को हम इंग्लिश बोलते हैं स्टेप्स। ठीक, जो भी यानी स्टेप्स होते हैं, हर एक स्टेप्स के बीच में क्या होता है दोस्तों? गैप होता है। ठीक, और हर एक स्टेप्स में बराबर का गैप होता है। गैप मींस क्या होता है? उसके बीच का जो भी अंतराल होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। जैसे मान लेते हमारे पास एक सीढ़ी है, पहला स्टेप्स ये फर्स्ट, ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ और ये एट्थ और ये वाला नाइन्थ स्टेप। यानी सीढ़ी में जो भी लैडर हमको दिख रही है इसमें टोटल कितने स्टेप्स है? 9 स्टेप्स है। और अगर यहां पर देखें तो सभी स्टेप्स का गैप कितना है? इक्वल होता है। लैडर में सभी स्टेप्स का गैप क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहां पर जब यानी किसी भी सीरीज में अगर गैपिंग समान हो यानी कि उसका अंतराल क्या हो? बराबर हो, तो वो सीरीज किसमें कहलाती है? समांतर श्रेणी में कहलाती है। हमको अब ये जानना है कि अगर कोई भी सीरीज हमको दे रखी है और हमको उसको पता करना है कि आखिर वो समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है, तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड सीरीज बनाई है। क्या होता है? देखो अब जो भी सबसे पहला स्टेप होता है समांतर श्रेणी का, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। और इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म या फिर पहला पद। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको पहला पद बोलते हैं। और सेकेंड वाले स्टेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा पद। और इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हुए चले जाएंगे तो थर्ड वाले पहुंचे क्या बोलेंगे इसको? तीसरा पद। चौथे वाले पहुंचेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? चौथा पद। इसी प्रकार से चलते चले जाएंगे तो हमारे पद क्या होते जाएंगे? बढ़ते चले जाएंगे। तो पहले पद को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। और पहले और दूसरे पद या फिर दूसरे और तीसरे पद या तीसरे और चौथे भी पद के बीच में जो भी गैपिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं सार्व अनुपात, सार्व अंतर। क्या बोलते हैं दोस्तों? सार्व अंतर या फिर सार्वांतर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। और जब भी यानी अगला टर्म लिखेंगे तो ये जो भी सार्वांतर यानी स्मॉल डी है ये हर बार जुड़ता हुआ चला जाएगा। तो आइए हम लोग लिखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है। मान लेते हैं हमारे पास पहला पद क्या है? ए है। तो दूसरा पद क्या होगा? उसमें जो भी गैपिंग रहेगी वो क्या होती जाएगी? ऐड होती चली जाएगी। तो दूसरी गैपिंग कितनी है? दूसरा पद क्या होगा हमारा? इसमें फर्स्ट टर्म में वो गैपिंग क्या होगी? ऐड हो जाएगी। तो गैपिंग कितनी हो जाएगी? डी। तो ऐड कितना हो जाएगा? ए प्लस डी। किसमें ऐड होगा? फर्स्ट टर्म में। फिर अगला बढ़ेंगे। अब यहां पर देखो मान लेते हैं इसके बीच का गैप कितना है? डी है। और इसके बीच का भी गैप कितना है? डी है। तो यानी अगर हम लोग यहाँ पे तीसरा टर्म लिखें, ये पहला है तो ये कितना होगा? ए प्लस डी होगा।
ये वाला कितना होगा ए प्लस, अब यहाँ कितनी गैपिंग है, एक गैपिंग दो गैपिंग, यानी कि यहाँ कितनी गैपिंग है, 2d की गैपिंग है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2d लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर हम ये वाला टर्म लिखे, यानी कि ये वाली स्टेप लिखे, फोर्थ स्टेप, तो कितना होगा, अब यहां तक कितना है, डी गैपिंग, ये भी कितना डी गैपिंग, ये भी कितना होगा डी गैपिंग। क्यों डी गैपिंग होगा, क्योंकि एक इसमें है समांतर श्रेणी है, और हमने पहले ही बता रखा है जब भी समांतर श्रेणी होती है तो उसके बीच की गैपिंग क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भी गैपिंग कितनी होगी, डी होगी। तो ये अब यहाँ पहला पद लिखेंगे, और पहले पद में कितने डी जोड़ेंगे, 1 2 3, कितने डी आएंगे, 3d आएंगे। तो ये हमारा कौन सा पद हुआ, पहला पद हुआ, ये कौन सा हुआ, दूसरा पद हुआ, और ये कौन सा हुआ, तीसरा हुआ, और ये वाला कौन सा हुआ, चौथा पद हुआ। ठीक, तो इसी प्रकार से हमारा तीसरा पद किसमें कितना आएगा, a प्लस 2d आएगा, और a इसके बाद कितना आएगा, a प्लस 3d आएगा। और डॉट डॉट अगर इसी को हम बढ़ाते चले जाए, अगर यहाँ पर देखें तो पहले वाले में a है लेकिन d नहीं है, इस वाले में कितना है, दूसरा पद है, ए है, डी है, लेकिन डी क्या है, 2 से 1 कम है। ये पहला है, ये दूसरा है, लेकिन इसमें जो डी है वो क्या है, 2 में से 1 कम है, 1d है। यानी कि अगर ये वाला टर्म देखें तो कितना है, ए प्लस 2d है। अब यानी पद कौन सा है, 3 वाला है, लेकिन डी इसमें कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे डी कितना है, 2d है, लेकिन पद कितने हैं, पद कौन सा है, थर्ड है, यानी 3 वाला पद है। लेकिन पद के हिसाब से देखें तो इससे वाला डी क्या है, 1 कम है। इसी प्रकार इसमें देखें पद कौन सा है, चौथा है, लेकिन यहाँ पे डी कितना है, 3 है। तो यानी जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, अगर मान लीजिए हमको एनवा पद निकालना है, कितना, एनवा पद निकालना है, तो इसका एनवा पद कितना होगा, ए प्लस एन। अब देखो जैसे जैसे यहाँ पद बढ़ रहे हैं, लेकिन डी क्या होगा, 1 कम हो रहा है, उसी प्रकार से पद यहाँ पर भी बढ़ेंगे, लेकिन इसका डी क्या होगा, यहाँ पर 1 कम होगा। तो यानी कि इसका एनवा पद क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होगा, डी होगा। ठीक है, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, डी क्या बोलते हैं, सारवंतर, इस वाले क्या बोलते हैं, एनवा पद। और जो भी यानी कि ये दे रखे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट एन, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं पदों की संख्या। ठीक दोस्तों, तो अगर हम लोग यहाँ पे एनवें पद की बात करें तो कितना होता है, इसको प्रेजेंट करते हैं किससे, एन से। एनवें पद को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, एन से प्रेजेंट करते हैं। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पर डी क्या है, सार्वंतर है, और ए क्या है, पहला पद है, पहला पद है, और एन क्या है, पदों की संख्या है। एन क्या है दोस्तों, पदों की संख्या है। और जो भी ये एन है, इसको हम लोग बोलते हैं एनवा पद। इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, अभी ये कैसे आया इसको बाद में समझेंगे। ठीक, अभी मैंने इंट्रोडक्शन के लिए बताया समांतर श्रेणी कैसे होती है और उसमें क्या क्या चीज होता है। तो एन क्या होता है, एनवा पद होता है, एनवा पद होता है। ठीक है, और इसके बेस पे जो भी सवाल होंगे या क्वेश्चंस होंगे उसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे या फिर अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पर केवल मैंने बताया कि यानी कि ये समांतर श्रेणी होती है और इसमें ये सब टर्म आते हैं। और हाँ, विशेष ध्यान इसमें ये होना चाहिए कि यानी जो भी यहाँ पे गैपिंग होगी वो क्या होगी, बराबर की होगी। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सीरीज है, ठीक है, सीरीज है, और मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 कामा डॉट 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 AN। यानी कि ये हमको क्या है, एक सीरीज पता है, रैंडमली कोई सीरीज है। अगर ये समांतर श्रेणी में होगी तो यानी इसके सभी पदों के बीच का गैप क्या होगा, बराबर होगा। ठीक दोस्तों, तो यानी जो भी गैप क्या होता है, सार्वंतर होता है। अब यानी जैसे हम गैपिंग कैसे निकालेंगे इस दोनों का, तो जैसे गैपिंग अगर हम इसका निकालेंगे तो बाद वाले से उसके पहले वाले को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसके बीच क्या निकल कर आएगा दोस्तों, सार्वंतर यानी गैपिंग निकल कर आएगी। तो कितना होगा यहाँ पे गैपिंग, डी बराबर A2 माइनस A1 होगा। ठीक, और ये जो गैपिंग होगी वो सभी पदों के बीच क्या होगी, समान होगी। तो चाहे हम 2 में से 1 को घटा दे तब भी डी आएगा, या फिर 3 में से बाद वाले से पहले वाले को,
तो बाद वाला कौन है, A3 है, उसके पहले वाला कौन है, A2 है। अगर उसमें से हम घटा देंगे A2 तो कितना आ जाएगा, D आ जाएगा। अगर सभी में D क्या हो, बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि वो जो भी सीरीज बनेगी वो कौन सी रहेगी, समांतर श्रेणी रहेगी। आइए दोस्तों अब हम लोग इसके कुछ सवाल करते हैं। तो एनसीईआरटी के पहली एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया तो ठीक है साथियों, आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी के पहली एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक, आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है एनसीईआरटी का, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। यानी कह रहा है कि यानी एक टैक्सी है, ठीक है दोस्तों, एक क्या है हमारे पास, ये एक टैक्सी है, ये हमारी क्या बन गई दोस्तों, टैक्सी। ये इस पर सवारी बैठती है और टैक्सी का किराया, ठीक है, एक फिक्स किलोमीटर के लिए क्या है, फिक्स है। यानी जैसे मान लेते यहां से यहां तक मान लेते पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहां तक का जो भी किराया है वो फिक्स है। वो कितना लग रहा है, 15 रुपये लग रहा है। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग इस पॉइंट के आगे बढ़ेंगे, यानी जैसे इस पॉइंट के आगे बढ़ेंगे तो पर किलोमीटर के हिसाब से हमको 8 रुपए और देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 8 रुपए और देना पड़ेगा। तो यानी पहले यहां से स्टार्ट किए यहां तक भी, अब इसके बीच में कोई भी डिस्टेंस हो सकती है। अब जैसे इसके आगे जाएंगे पर किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपए हमको और देना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक जाएंगे कितना होगा, 15 रुपए। फिर उसके बाद 1 किलोमीटर गए तो कितना पड़ा, 8 रुपए और पड़ा। फिर उसके बाद 1 किलोमीटर और गए, कितना पड़ा, 8 रुपए और पड़ा। और फिर आगे गए तो कितना पड़ा, 8 रुपए और पड़ा। अगर यहां पर देखें तो मान लेते ये पॉइंट हमारा सी है और ये डी है और ये क्या है हमारे पास, ई है। तो यहां से हमने फिक्स किराया कितना दिया, 15 दिया। फिर उसके बाद जैसे बढ़ेंगे सी पॉइंट तक जाएंगे, कितना, यानी 15 फिक्स किराया। फिर उसके बाद जैसे 1 किलोमीटर और चले कितना देना पड़ेगा हमको, 15 + 8 कितना होगा, 23। फिर उसके बाद जैसे ही अब यहां तक कितना पड़ा, 23 पड़ा। फिर उसके बाद जैसे ही 1 किलोमीटर और बढ़ेंगे फिर उसके बाद 8 रुपए कितना होगा, और जुड़ जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा हमारे पास, 8 रुपए 23 में और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। फिर उसके बाद और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और जोड़ इसमें कितना आ जाएगा दोस्तों, 39 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी सीरीज बन रही है ये पूछा है कि जो भी यानी ये एपी है यानी समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये पूछा है। अगर है तो क्यों, अगर है तो क्यों। तो हाँ, पहले चेक करते हैं कि आखिर जो भी बन रहा है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो यहाँ 15 और 23 के बीच का गैप देखें तो यानी कि 23 - 15 देखें तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर उसके बाद 23 और 31 और 23 के बीच का गैप देखें, 31 और 23 के बीच का गैप देखें तो कितना आ रहा है दोस्तों, 8 आ रहा है। फिर उसके बाद अगर 39 और 31 के बीच का गैप देखें तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यानी कि अगर इसमें देख रहे हैं हम लोग तो सभी में गैपिंग क्या हो रही, समान हो रही। अगर किसी भी सीरीज में गैपिंग समान हो रही हो तो उस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। तो यहां से ये बात निकल कर आती है कि जो भी हमारी सीरीज बन रही है वो किसमें बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ का जो भी डिफरेंस आ रहा है पर किलोमीटर का या उसके आगे चलने का वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इस वजह से ये हमारी कौन सीरीज बनेगी, एपी सीरीज बनेगी। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी बेलन सिलेंडर, यहां सिलेंडर की स्पेलिंग गलत है दोस्तों, सी हो गया, में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन से शेष हवा का 1/4 पार्ट भाग बाहर निकालता है। ठीक, क्वेश्चन पहले समझते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा
जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन में शेष बची हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि देखो, एक क्या है हमारे पास, सिलेंडर है मान लेते हैं, और इसमें क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, यानी कि हवा इसमें उपस्थित है। और यहां पे मैं एक वैक्यूम पंप ले रहा हूं जो हवा क्या करता है, बाहर निकालता है। मैंने यहाँ पे एक पंप लगाया, ठीक, जो क्या कर रहा है, इसको बाहर निकालना है। तो मान लेते हैं सबसे पहले जो भी हवा का आयतन था वो कितना था, V था। कितना था दोस्तों, V था। तो पहले हवा का आयतन कितना रहा होगा, V रहा होगा। अब इससे कितना पार्ट निकाल दिया गया है, 1/4 पार्ट बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि इसका 1/4 कितना होगा, कितना होगा दोस्तों, ठीक। तो इसका जो भी 1/4 होगा, 1/4, तो कितना होगा, 1/4। अब इतना पार्ट है V/4 पार्ट, ये क्या हो रहा है, बाहर निकाल रहा है, ठीक है। और बाकी निकालने के बाद जो भी बच जा रहा है, फिर उसके बाद दोबारा चालू करता है, फिर उसका 1/4 पार्ट बाहर निकालता है, फिर जो बच जा रहा है उसमें जो भी आयतन बच जा रहा है, फिर उसका 1/4 पार्ट बाहर निकालता है और बाकी से उसमें बचा रहता है। इसी प्रकार से अब देखते हैं, यानी कितना पार्ट क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। अब देखते हैं अंदर आखिर आखिर अंदर कितना बचा हुआ है। तो पहले कितना था, V था, कितना निकाल दिया, V/4 निकाल दिया। तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा, बचा वाला, सो यहाँ कितना होगा, 4V, और 4V में से 1V चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3V/4। पहले एक बार फिर समझते हैं दोस्तों, पहले कितना था, V वॉल्यूम था, अब V वॉल्यूम का कितना फोर्स बाहर आया, कितना पार्ट बाहर आया, 1/4 बाहर चला गया। तो बचा कितना, बचा कितना दोस्तों, शेष वाला ये कितना बचा, 3V/4 बचा। पहले V था, फिर इसका 1/4 बाहर निकाला, कितना बचा, 3V/4 बचा। अब जितना बचा है फिर उसको क्या करेगा, 1/4 पार्ट्स बाहर निकालेगा। तो यानी बचा कितना, 3V/4। अब इसका 1/4 पार्ट्स कहां निकालेगा, बाहर निकालेगा। तो कितना होगा हमारे पास, 3V/16, यानी जो भी बचा हुआ है उसका इतना भाग फिर बाहर निकालेगा। ठीक है, तो बचा कितना था, 3V/4। अब यानी ये शेष वाला है, ये शेष वाला है, और ये क्या है, जो भी इन्होंने निकाला है, ये क्या था, निकालने वाला था, निकाला। ठीक, अब कितना बचा, देखो पहले कितना था, ये था, अब कितना निकाल दिया, ये वाला, ये इसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना बचेगा हमारे पास, यहां से 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 3 जा 12, 12 में से 3 जाए, कितना बचेगा, 12V में से 3V जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 9V/ कितना हो जाएगा, 16। तो रिमेन वाला कितना बचेगा, 9V/16 बचेगा। ठीक है, कितना बचा, 9V/16 बचा। फिर उसके बाद अगर हम और देखें, अब इतना बचा, अब जब भी यानी जो भी वैल्यू बचा था वैल्यू इसका 9V/16, अब इसका 1/4 पार्ट्स फिर बाहर निकाल रहा है। तो कितना हो जाएगा, बाहर वाला निकालने वाला कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9V, और 16 4 जा कितना होता है, 64। अब ये क्या बचा हुआ है, बाहर निकाला हुआ पार्ट। पहले कितना था, ये था, अब ये क्या है, जो भी अब इसका इतना यानी 1/4 पार्ट बाहर निकल चुका है। तो कितना शेष बचेगा, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 9V/16 माइनस 9V/ कितना होगा, 64। अगर इसका एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36V माइनस 9V डिवाइड बाय कितना होगा, 64, कितना हो जाएगा, 25/64V। तो यानी शेष कितना आ जाएगा हमारे पास, रिमेनिंग पार्ट्स कितना आ जाएगा, 25 कितना आ जाएगा, 64V। अब यहाँ पर इसी प्रकार से सीरीज जो भी होगी बनती चली जाएगी। अगर यहाँ पर देखो तो पहले कितना था, V था, फिर वो इसका 1/4 पार्ट निकालने के बाद कितना बचा, 3V/4 बचा,
फिर उसके बाद इसका 1/4 पार्ट निकालने के बाद कितना बचा, 9v/16 बचा। फिर उसके बाद इसका, ठीक है, 1/4 निकालने के बाद 25/64v बचा। फिर उसके बाद, ठीक है, इसी प्रकार से सीरीज बनती चली जाएगी। अब इसको चेक करना है, जो भी हमारी सीरीज बन रही है क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है या फिर नहीं है। ठीक, तो चेक करते हैं। तो अगर इसके बीच का गैप देखें तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि इसके बीच का गैप कितना होगा? तो इसके बीच का गैप कितना होगा, इसके बीच का कितना होगा, 3v/4 - v। तो कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा दोस्तों, एक, अगर इसके बीच का गैप देखें तो कितना आ जाएगा, यहाँ 4, यहाँ भी 4, कितना आ जाएगा, -v/4। तो कितना आ रहा है दोस्तों, -v/4 आ रहा है। अगर फिर उसके बाद इसके बीच का गैप देखें, ठीक, 9v/16 और 3v/4 के बीच का अगर गैप देखें तो कितना आ रहा है, 9v/16 - 3v/4। तो यहां कितना आ जाएगा, 4 × 4 कितना आ जाएगा, 9v में से अगर हम 12v सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 9v में से 12v सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस कितना है, 3v/16 बचेगा। अब यहां पर देख रहे हैं तो इसके बीच का गैप कितना आ रहा है, -v/4 आ रहा है। और इसके बीच का गैप देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, -3v/16 आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे गैप जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है गैपिंग। तो यानी कि जो भी यानी हमारी सीरीज बन रही है ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की नहीं है। हाँ, तो यानी कि इसमें क्या जांच करना था कि आखिर जो भी सीरीज बनेगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की होगी या फिर नहीं होगी। अगर होगी तो क्यों होगी, तो यहाँ पे सिंपल से देख रहे हैं कि ये अभी जो भी सीरीज बन रही है हमारी अरिथमेटिक यानी कि समांतर श्रेणी की सीरीज नहीं बन रही है। ठीक दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लिए लागत कितनी है, 150 रुपये है। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। यानी कि एक हमारे पास क्या है, कुआं है, ये कुआं बन गया। अब कुआं को खोदना है तो सबसे पहले यानी कि इन्होंने क्या किया, इतनी खुदाई की, मान लेते इसकी फिक्स है, यानी कि यहां तक खोदेंगे तो इनको कितना रुपए मिलेगा, 150 रुपये मिलेगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे मीटर बढ़ता जाएगा, प्रत्येक मीटर के बाद इन्होंने 1 मीटर और खोदा तो यानी इनको 50 रुपये और दे दिए गए। फिर उसके बाद इन्होंने 1 मीटर और खोदा तो 50 रुपए और दे दिए गए। फिर उसी प्रकार से जितने मीटर गहरा गड्ढा खोदेंगे, कुआं खोदेंगे, उतने ही 50 रुपए क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले कितना था, 150 रुपये पहली खुदाई के लिए। फिर जैसे 1 मीटर खोदा उन्होंने 50 रुपए और दे दिया, तो टोटल रुपए कितना होगा, 200 होगा। देखो यहाँ का कितना होगा, 150। अब यहाँ पे कितने मिलेंगे, 200 मिलेंगे। यहाँ कितने मिलेंगे, 250 मिलेंगे। यहाँ पे कितने मिलेंगे, 300 मिलेंगे। इसी प्रकार से 50-50 रुपए बढ़ते चले जाएंगे, हर 1 मीटर के बाद 50 रुपए बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसी प्रकार से सीरीज बनती चली जाएगी। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो क्या इन दोनों के बीच का गैप या फिर इन दोनों का बीच का गैप या फिर इन दोनों के बीच का गैप क्या बराबर है, तो देखते हैं। तो अगर उसके पहले वाले से बाद वाले से अगर हम पहले वाले को घटा दें, ठीक, तो उसके बीच में क्या निकल कर आएगी, गैपिंग। अब गैपिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, सार अंतर बोलते हैं। तो अगर 200 में से 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। फिर उसी प्रकार से अगर हम 250 में से 200 घटाएंगे कितना बचेगा, 50 बचेगा। और 300 में से अगर हम 250 को घटाएंगे कितना बचेगा, 50 बचेगा। अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो सभी के बीच गैपिंग क्या है, 50-50 है, यानी बराबर है। तो यानी बराबर है तो किस सीरीज में होगा, समांतर श्रेणी में होगा, सबसे पहली बात तो। और क्यों होगा, क्योंकि यानी कि यहाँ की हर एक टर्म यानी कि हर एक पद की गैपिंग क्या है, बराबर है। तो इस वजह से जो भी सीरीज बन रही है वो किसमें होगी, समांतर श्रेणी में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है,
मिश्र धन यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बोला है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा ब्याज होता है कि जिसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपए है, ठीक है, हमने इसको किसी को 10% के वार्षिक दर के हिसाब से मैंने किसी को दे दिए, तो यहां पर इसका एक वर्ष का ब्याज निकाले तो कितना होगा, तो 100 गुणे 10 बटे कितना होगा, 100 होगा। तो यानी कि इसका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका वार्षिक ब्याज कितना आएगा, 10 आएगा। अब कह रहा है देखो जो भी चक्रवृद्धि ब्याज होगा, अब जो भी मैंने मूलधन दिया था और जो भी यानी ब्याज निकलने पर आया है, अब इन दोनों को जोड़कर जो भी मूलधन बचेगा उस पर ब्याज लगेगा, यानी कि अब सीधा किस पर लगेगा, 110 पर लगेगा। देखो ब्याज देने का प्रोसेस दो प्रकार का होता है, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, एक होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो भी मूलधन दिया होता है उसी पर लगता जाता है, और जो भी चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो मूलधन और साथ में जो भी ब्याज बढ़ता है उस पर साथ में ऐड होता जाता है। ठीक दोस्तों, तो यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए एक फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए एक फार्मूला होता है, ए बराबर पी आर प्लस नहीं 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन। जहां पर ये क्या है, मिश्र धन है, ये क्या है, मूलधन है, ये क्या है, दर है, दर यानी किस रेट से हम उसको पैसा दे रहे हैं, और आर क्या है, समय यानी जितने समय के लिए हम लोग देंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो पहले वर्ष के लिए अगर हम लोग निकाले तो पहले वर्ष के लिए कितना होगा हमारे पास इसका मिश्र धन, तो ए बराबर, तो इसका मिश्र धन कितना होगा पहले वर्ष के लिए, तो पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10,000, फिर 1 प्लस कितने की दर से दे रहे हैं, 8% बटे कितना, 100, पावर कितनी, 1। क्योंकि मैं किस वर्ष के लिए निकाल रहा हूं, पहले वर्ष के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो भी मिश्र धन है वो कितना आएगा, 10,000, यहां पर काटेंगे कितना रहेगा, 4 दूनी 8, और यहाँ पे कितना है 25। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें कितना है, 25 एक कम 25 और 25 दो कितना होता है, 27 बटे 25, कितना बचेगा दोस्तों, 27 बटे 25 बचेगा। अगर 25 से आप काटना चाहे 25 से कम 25 और 2500 की कितना होगा, 2500 कितना होगा साथियों, 100 होगा। ठीक है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 400 और गुणे कितना आ जाएगा, 27। अगर हम लोग गुणा करें कितना होगा, 00, फिर उसके बाद 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 दो 10, तो पहले वर्ष के लिए कितना आएगा, 10,800 आएगा। मिश्र धन कितना आएगा, 10,800 आएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए निकालते हैं, पहले वर्ष के लिए था, अब दूसरे सेकेंड ईयर के लिए निकालते हैं। सेकेंड ईयर के लिए तो सेकेंड ईयर कितना निकलेगा हमारे पास, ए बराबर 10,000, कुछ नहीं करना है, बस जहां पर एन है वहां पर क्या रखेंगे हम लोग, 2 रखेंगे। तो ए आर 1, आर की वैल्यू 8 बटे 100 और एन की वैल्यू कितनी रखेंगे साथियों, तो एन की वैल्यू रखेंगे कितना, 2, क्योंकि हम सेकेंड ईयर के लिए देख रहे हैं। तो ए बराबर कितना होगा यहाँ पर 10,000, अब यहाँ कितना होगा, 4 दूनी 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 25, यहाँ 25 से कम 25 दो 27 और बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा साथियों इसको ये भी तुम लोग लिख सकते हैं, ठीक, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 400 गुणे कितना 27, ये भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर यहां पर हम लोग देखें तो यहां पर 10,000 गुणे इसको हम 27 का स्क्वायर कर सकते हैं, और नीचे क्या लिख सकते हैं इसको हम, सर जी ये क्वेश्चन फिर से बता दें,
आइए साथियों देखते हैं एनसीईआरटी के अब अगला क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है साथियों कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक साथियों, तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? यानी जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है उसे हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और एक क्या होता है? साधारण ब्याज, जो केवल जो भी मूलधन होता है उस पर लगता चला जाता है। तो ठीक दस साथियों, हम समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज सबसे पहले क्या होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जिसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 100 रुपए है, और 100 रुपए मैंने इनको किसी को दे दिया ब्याज पर, ठीक, और मैंने कहा है कि 10% वार्षिक ब्याज पड़ेगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, 100 रुपये लिया है और किसी को मैंने 100 रुपये दे दिया, किस पर? 10% के ब्याज पर। तो यानी जब भी यानी 1 साल पूरा होगा तो उस पर ब्याज कितना आएगा? तो साधारण ब्याज अगर हम लोग निकालेंगे तो 100 गुणे 10 बटे कितना होगा? 100 होगा। कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 रुपये आ जाएगा। तो जो भी यानी कि हमारे पास 10 रुपये है, यह भी क्या निकला? ब्याज निकला है। ठीक, अगर यहां पर हम साधारण ब्याज की बात करें तो हमारे पास कितना होगा? 10 रुपये होगा। ठीक, पहले वर्ष। और चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा? 10 रुपये ही होगा। लेकिन अगर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज अगर दूसरे साल की बात करें तो यानी इन दोनों जो भी हमने पैसे दिए हैं और जो भी ब्याज बना हुआ है, इन दोनों को जोड़कर जो भी अमाउंट आएगा उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज किस पर लगेगा? 110 रुपए लगेगा। लेकिन जो भी हमारा साधारण ब्याज होता है वो किस पर लगेगा? केवल 100 रुपए पे, यानी जो भी मैंने दिया है केवल उसी पर लगता है। तो आइए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। ठीक, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इन्होंने कितनी राशि जमा की है? 10,000। कितने की दर से? 8% की दर से। तो देखते हैं सबसे पहले आखिर इनका कितना वार्षिक ब्याज होगा। तो पहले वर्ष के लिए हम लोग देखेंगे तो इसका चक्रवृद्धि का फॉर्मूला क्या कितना होता है? ए बराबर P 1 प्लस R बाई 100 की पावर कितना होता है? N होता है। ए क्या होता है? मिश्र धन होता है। P क्या होता है? मूलधन होता है। R क्या होता है दोस्तों? दर होता है, यानी जिस दर से हम पैसे दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं। N क्या होता है? समय होता है। तो अगर हम लोग पहले ईयर की बात करें यानी प्रथम वर्ष, तो हमारे लिए कितना होगा? ए बराबर यानी मिश्र धन कितना होगा? पी की वैल्यू कितनी गिवन है? 10,000 गिवन है। 1 प्लस आर यानी रेट की वैल्यू कितनी गिवन है? दर की वैल्यू 8/100 और कितना है? पावर एन है। अगर इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास? ठीक है, अगर यहां काटना चाहें तो 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है, और 2500 के कितना होता है? 100 होता है। अगर इसको चेंज करें तो 25 से कम 25 और 25 दो कितना होता है? 27/25 होगा। ठीक दोस्तों, अगर हम दूसरे वर्ष की बात करें तो दूसरे वर्ष के लिए कितना होगा? ए बराबर पी, पी की वैल्यू कितनी? ए क्या है? मिश्र धन है, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000 इंटू 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी? 8/100। अब यहाँ पे दूसरे वर्ष के लिए एन की वैल्यू कितनी रहेगी? 2 रहेगी। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? 4। फिर इसको अगर काटे तो 4 दूनी 8 और 2500 के 100। अगर इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा? 10,000 गुणे, अब यहाँ पे 25 से कम 25, 25 दो 27 बटे कितना? 25, और इससे कितना होगा? होल स्क्वायर होगा। अब फिर उसी प्रकार से अगर हम थर्ड ईयर के लिए देखें तो थर्ड ईयर के लिए कितना होगा? ये बराबर मूलधन कितना हमारा? ए क्या है? मिश्र धन है, तो यानी थर्ड ईयर के लिए मिश्र धन हमारा कितना होगा? 10,000 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी? 8/100। अब यहाँ पे थर्ड ईयर के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। 4, अब इसको अगर काटे तो 4 दूनी 8 और 2500 के 100, तो ए बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? 1,000, वो 10,000, फिर उसके बाद 25 एक कम 25, 25 दो कितना होता है? 27
बटे कितना होगा 25, फिर उसके बाद कितना होगा पावर 3। इसी प्रकार से अगर हम लोग 4th ईयर के लिए निकालें तो a बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी में सुधार हमारे पास कितना 10,000 गुणे 27 बटे 25 की पावर कितनी हो जाएगी 4। और फिर उसी प्रकार से अगर हम लोग 5th ईयर के लिए बात करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर a बराबर 10,000 गुणे या फिर 10,000 गुणे 27 बटे 25 की पावर कितनी हो रही है 5। कितनी हो जाएगी 5। अगर यहाँ पर अगर हम लोग इसका सीरीज बनाए तो सीरीज कितनी बन रही है दोस्तों, तो सीरीज हमारी जो भी बन रही है सीरीज वो कितनी बन रही है 10,000 गुणे 25 बटे 27 की पावर 1 कामा 10,000 इंटू 27 बटे 25 की पावर 2। फिर उसके बाद कितना बनेगा 10,000 इंटू 27 बटे 25 की पावर 3। और इसी प्रकार से अगला टर्म आएगा 10,000 गुणे 27 बटे 25 की पावर कितनी 4। और डाट डाट इसी प्रकार सीरीज क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर पावर हमेशा क्या हो रही है बढ़ती जा रही है एक दूसरे की। यहाँ पे पावर इसकी कितनी थी 1 थी, यहाँ पे कितनी है 2 है, और यहाँ कितनी है 3 है, और यहाँ कितनी हो रही है 4 हो रही है। तो यानी अगर हम लोग इसके और इसके बीच की गैपिंग देखें तो वो क्या होगी अलग होगी, और इन दोनों के बीच की गैपिंग क्या होगी अलग होगी, और इसके बीच की गैपिंग क्या होगी अलग होगी। तो यानी जो हमारी सीरीज दिख रही है वो सीरीज जो भी होगी वो समांतर श्रेणी में नहीं होगी। ठीक, अच्छा ये किस श्रेणी में होगी, तो ये जो भी सीरीज बन रही है ये जीपी सीरीज में होगी। किसमें होगी साथियों जीपी यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी, जो हम लोग कक्षा क्लास 11 यानी कक्षा 11 में हम लोग पढ़ेंगे। तो यानी जो भी सीरीज बन रही है हमारी सीरीज किसमें होगी जीपी में होगी, और समांतर श्रेणी में हमारी सीरीज नहीं होगी। आइए 10 साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, सेकंड क्वेश्चन इसका है दी हुई एपी के 4 पद लिखिए जबकि इसका प्रथम पद ए और सारवंता डी निम्नलिखित है। तो हम लोग अगर देखो अगर यहाँ पे ए गिवन है और डी गिवन है और हमको 4 पद लिखने हैं तो 4 पद कैसे लिखते हैं, ए पहला होगा, दूसरा कितना होगा ए प्लस डी होगा, तीसरा कितना होगा ए प्लस 2d होगा, और चौथा कितना होगा ए प्लस 3d होगा। देखते हैं दोस्तों पहला पद क्या होगा ए होगा, दूसरा क्या होगा ए प्लस डी होगा, तीसरा क्या होगा ए प्लस 2d होगा, चौथा क्या होगा ए प्लस 3d होगा। तो यहाँ पे अगर ए की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ कितना आएगा 10 आएगा, यहाँ कितना आएगा, अब इसमें डी जोड़ देंगे तो 10 और प्लस 10। ठीक दोस्तों, अगर इसमें देखें तो a प्लस 2 और d की वैल्यू कितनी 10। फिर उसके बाद अगर हम चौथा देखें तो कितना होगा a प्लस 3 इंटू 10। तो यहाँ कितना है 10, ये कितना आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 10 दूना 20 10 30, और यहाँ पर अगर a की वैल्यू 10 रख दूं कितना है 10 नहीं 30 10 40। तो यानी कि यहाँ पे इसके 4 टर्म आ गए, पहला क्या होगा 10 होगा, दूसरा क्या होगा 20 होगा, तीसरा क्या होगा 30 होगा, और चौथा क्या होगा 40 होगा। इसी प्रकार से हम ये वाला अगर क्वेश्चन देखें तो पहला पद कितना दे रखा है -2 दे रखा है, इसके बीच में गैपिंग कितना है 0 है, तो 0 अगर जोड़ेंगे तो -2 में कितना आएगा -2 ही आएगा। फिर उसके बाद 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -2 ही आ जाएगा। तो इसकी जो भी सीरीज बनेगी कितनी बनेगी -2 कामा -2 कामा -2 बनेगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन। अब इसमें कितना दे रखा है a बराबर 4 दे रखा है, d बराबर -3 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, कितना दे रखा है a बराबर 4 दे रखा है और d बराबर -3। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, फिर 1 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा -2 बचेगा, और -2 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा -5 बचेगा, और फिर उसके बाद अगर इसमें -3 घटाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक, चाहे फार्मूले के हिसाब से कर लो और चाहे ऐसे कर लो। देखो पहले पद में जैसे डी जोड़ते थे तो डी जोड़ना ही है यानी 3 जोड़ना है, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस लगा हुआ है तो यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, और अगर 1 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा -2 बचेगा।
फिर उसके बाद -2 में से अगर 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। होगा इसी 5 में से अगर हम -3 घटाएंगे कितना बचेगा साथियों, -8 बचेगा। ठीक, तो हमारी सीरीज कौन सी बनकर तैयार हो गई है। लेकिन हमको लिखने कितने पद है, 4 पद केवल। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला पद क्या दे रखा है, -1 दे रखा है, और डी कितना दे रखा है, हाफ दे रखा है। तो इसमें हाफ ऐड कर देंगे। देखो सीरीज क्या होती है हमारी 4 टर्म की, ए, फिर उसके बाद क्या होगा, a प्लस डी होगा, फिर उसके बाद a प्लस 2d होगा, फिर उसके बाद कितना होगा, a प्लस 3d होगा। 4 पद का है तो 4 ही पद निकाले हम लोग। a की वैल्यू कितनी है, -1, ये आ गया। फिर उसके बाद a की वैल्यू कितनी गिवन है, -1 आ गया। फिर प्लस d की वैल्यू कितनी गिवन है, d की वैल्यू 1/2 गिवन है। फिर उसके बाद a, फिर a की वैल्यू कितनी गिवन है, 1, a की वैल्यू कितनी गिवन दोस्तों, 1 गिवन है। फिर उसके बाद प्लस 2 और d की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/2। फिर उसके बाद a -1 प्लस 3 और d की वैल्यू 1/2। यहां पर अगर देखें तो -1, यहाँ पे 2 एक कम, 2 में से 1 चला जाए कितना बचेगा साथियों, 2 एक में से चला जाए कितना बचेगा, -1/2 बचेगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ देखें 2 कैंसिल आउट, या 1 बचा, 1 में से 1 कितना, 0। फिर उसके बाद अगर यहाँ देखें तो यहाँ कितना होगा, 3/2 होगा। और अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो -1 और प्लस 3/2, तो 2 बन जा 2, और 2 में से अगर 3 जाएगा, प्लस 3 में से -2 जाएगा, कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। अब यहाँ पे जो भी सीरीज निकल कर आएगी या भी जो भी टर्म होंगे वही क्या होंगे, क्वेश्चन के आंसर। इसमें ये वाला आंसर होगा और इसमें ये वाला आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, और आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन क्या है, होमवर्क। ये वाला क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है। तो साथियों आज हम लोग यहीं तक क्वेश्चन देखेंगे और आपके लिए एक होमवर्क है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो साथियों अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन। अब हम लोग यहीं तक करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।